Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study an approach for designing algorithms. इस अप्रोच का नाम है ब्रूट फोर्स अप्रोच. ब्रूट फोर्स अप्रोच एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट मेथड है अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं. इस अप्रोच का मतलब क्या है? इस अप्रोच के अंदर होता यह है कि आप तमाम जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं उनको आप ट्राई करते हैं और उनमें से फिर जो करेक्ट आंसर मिलता है हमें या बेस्ट वन होता है फिर हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं. इस अप्रोच के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है, ना इसके अंदर कोई क्लेवर इनसाइट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ना कोई डेटा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल है, ना पैटर्न्स है, ना ह्यूरिस्टिक है. ये बस एग्जॉस्टिव चेकिंग होती है. मतलब जितने भी ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास उन तमाम ऑप्शंस को आपने चेक करना होता है. मिसाल के तौर पे अगर आप टेलीफोन डायरेक्टरी में किसी का नाम ढूंढना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल पहले नाम से ए से स्टार्ट हो जाएंगे और ए से शुरू होने वाले तमाम नाम जो है वहाँ से वन बाय वन आप सर्च करते जाएंगे और जब तक कि आपको वो नाम नहीं मिलता तो उस ऑप्शन तक आप सर्चिंग करते जाएंगे. या यू हैव ए बंच ऑफ कीज़, तो आप एक एक की को ट्राई कर रहे हैं किसी भी लॉक को ओपन करने के लिए, तो उसमें फिर आप तमाम ऑप्शंस को चेक कर रहे हैं, तमाम कीज़ को चेक कर रहे हैं. तो ब्रूट फोर्स का आइडिया यही है कि जब आपके पास कोई भी शक आ जाता है, कोई डाउट होता है आपके पास, तो फिर आप हर एक ऑप्शन को ट्राई करते हैं. तो ये ब्रूट फोर्स का मतलब था. इसको हम कब यूज़ करेंगे? बेसिकली ये बहुत ही इजी है. ये एल्गोरिदम कोड करना, इसको समझना, इसको डिज़ाइन करना बहुत ही आसान है. लेकिन अगर आपके पास इनपुट का साइज़ जो है वो स्मॉल हो तो तब तो ब्रूट फोर्स ठीक है. इसी तरह अगर आप कोई एल्गोरिदम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो उसका फ़र्स्ट प्रोटोटाइप आप बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हम ब्रूट फोर्स को यूज़ करते हैं. मतलब हमारे जहन में एफिशिएंसी नहीं है. ब्रूट फोर्स का एक मतलब ये भी है कि आप एफिशिएंसी को अपने जहन में नहीं ला रहे, आप सिर्फ सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जो पहली अटैम्प्ट है या फर्स्ट प्रोटोटाइप जो आपके पास बनेगा वो आप ब्रूट फोर्स की मदद से आप बना सकते हैं. और फिर उसको हम आहिस्ता आहिस्ता रिफ़ाइन करते करते उसको हम एफिशिएंट एल्गोरिदम की तरफ जाते हैं. तो जब तक हम एफिशिएंट एल्गोरिदम नहीं बना लेते तब तक आप कह सकते हैं कि फ़र्स्ट प्रोटोटाइप के तौर पर ब्रूट फोर्स जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरह अगर हम रिसर्च की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिसर्च के अंदर भी अगर आप किसी एल्गोरिदम की करेक्टनेस को चेक करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी आप ब्रूट फोर्स को आप यूज़ कर सकते हैं in order to check the correctness of optimized version. जो बाद में हम जिनके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो उन एल्गोरिथम्स की करेक्टनेस को भी हम ब्रूट फोर्स की मदद से चेक कर सकते हैं. याद रखें कि ये एल्गोरिथम जो है ये इनएफिशिएंट हो जाता है ख़ास तौर पर जिस वक्त के आपके पास इनपुट का साइज़ बढ़ता है. जो आपके पास इनपुट का साइज़ बढ़ेगा तो ये बहुत ही रैपिडली इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, इनएफिशिएंसी इसमें काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी. क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ब्रूट फोर्स इस एक ऐसे सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है जिसमें एफिशिएंसी का ख्याल नहीं रखा जाता. तो जब इनपुट का साइज़ जब तक छोटा होगा तब तक तो ठीक है, आप इस ब्रूट फोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन जो इनपुट का साइज़ बड़ा होता जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट एल्गोरिथम्स हैं. इसी तरह इसमें एक और फ़ायदा ब्रूट फोर्स को इस्तेमाल करने का ये है कि ये आपको जैसे मैंने बताया कि करेक्टनेस की गारंटी देता है. अगर ये कंप्लीट हो जाए तो इससे में हम अपनी करेक्टनेस को वेरीफाई कर सकते हैं एल्गोरिदम करेक्ट है या नहीं है. इसकी एग्जांपल्स एक एरे के अंदर लीनियर सर्च की है. इसी तरह अगर आप कोई प्राइम नंबर को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि एक नंबर जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है, तो फिर उसके लिए हमें जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं उस नंबर से छोटे उन नंबर्स को तमाम को हमें चेक करना पड़ेगा वन बाय वन. मिसाल के तौर पे अगर हम कह रहे हैं कि 10 प्राइम नंबर है या नहीं है तो फिर हम उससे 10 से छोटे जो है 9 से हम स्टार्ट करके 9, 8, 7 सब को हम चेक करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि
10 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। इसको हम आगे एक्सप्लोर करते हैं, ये इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रूट फोर्स अप्रोच। हमारे पास जो कॉम्बिनेटरियल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको हम आगे भी चल के देखेंगे। तो उन प्रॉब्लम्स के लिए भी ब्रूट फोर्स जो है वो बहुत ही इनएफिशिएंट रिजल्ट्स देता है। जो मैंने पहले एग्जांपल आपको बताई है प्राइम नंबर के लिए भी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी हम आगे चल के डिटेल में देखते हैं। और साथ में जैसे ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन है तो उनकी भी एफिशिएंसी बहुत ही इनएफिशिएंट, अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे तो हमें इनएफिशिएंट रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हमारा फोकस ये है कि ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होती है, और हमारा कंसर्न एफिशिएंसी के साथ नहीं है। हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं, हम एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रूट फोर्स, और उनको फिर हम एनालाइज करेंगे कि इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। फिर अगले लेक्चर्स के अंदर हम जाके इन्हीं सेम प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि क्या ये और तरीक़ों से भी सॉल्व किए जा सकते हैं या नहीं। तो आज के लेक्चर में हमारा मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रूट फोर्स अप्रोच को समझना है। नॉर्मली इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O ऑफ n स्क्वेयर होती है, और मैंने आपको बताया कि ट्रैवलिंग सेल पर्सन प्रॉब्लम के अंदर अगर आप यूज़ करते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच को तो n फैक्टोरियल तक उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाती है। तो इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। बहरहाल हम फिर भी ब्रूट फोर्स अप्रोच को यूज़ करते हैं एक बेसलाइन के तौर पर, और फिर बाद में हम आगे चल के और अप्रोचेस पढ़ेंगे, जैसे कि डिवाइड एंड कनकर है, जैसे कि ग्रीडी अप्रोच है, और हेरिस्टिक मेथड्स हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग है। ये फिर और मेथड्स हैं हमारे पास जिनकी मदद से हम अपने एल्गोरिदम्स को फिर इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको हम मज़ीद एफिशिएंट बना सकते हैं। और इन अप्रोच का मकसद यही है कि हमारे पास जो सर्च स्पेस है उसको रिड्यूस किया जा सके, या जो हमें अननेसेसरी कंप्यूटेशन करनी पड़ रही है हम उसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, और आज के लेक्चर में हम सबसे पहला प्रॉब्लम देखते हैं कि हम अगर किस प्राइमेलिटी को चेक करना चाह रहे हैं, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि एक नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसके कई मेथड हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा लेक्चर आज का ब्रूट फोर्स है तो हमारे सामने जितने भी प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करेंगे उनका हम ब्रूट फोर्स अप्रोच के ज़रिए रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा मकसद जो है वो सॉल्यूशंस की तरफ नहीं है, बल्कि ब्रूट फोर्स अप्रोच को समझना है। तो आपने इस अप्रोच को अपने जहन में रखना है कि हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर हमने ये अप्रोच कैसे यूज़ करनी है। तो हमारे सामने पहला प्रॉब्लम आ गया है, विच इज़ चेकिंग दी प्राइमेलिटी ऑफ अ नंबर। एक नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। आपको रिकॉल कराता जाऊं कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते, वो सिर्फ और सिर्फ 1 पे, ज़ाहिर है हर नंबर 1 पे डिवाइड होता है, और अपने आप पे डिवाइड हो सकते हैं। तो दो नंबरों पे ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने आप पे और 1 पे डिवाइड हो सके उनको प्राइम नंबर कहते हैं, और बाकी नंबर्स जो और नंबर्स पे भी डिवाइड होते हैं उनको कॉम्पोजिट नंबर कहा जाता है। तो हम ये चेक करना चाहते हैं, ये हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि अगर हमें एक नंबर दिया जाए तो हम उस नंबर को चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। इसके लिए हमने ब्रूट फोर्स मेथड को अप्लाई करना है। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन आज का लेक्चर ब्रूट फोर्स पे है तो इसलिए हम ब्रूट फोर्स के ज़रिए इसका सलूशन निकालना चाहेंगे। अच्छा, ब्रूट फोर्स का मतलब क्या है? ब्रूट फोर्स का मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी इनपुट दिया गया है, मिसाल के तौर पे हमें एक नंबर दे दिया गया है 100, और हमें कहा जा रहा है कि 100 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसका तरीका ये होगा कि हम 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सब से 100 को डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने बताया कि प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है, बाकी किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। तो पहले हम उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर 3 पे करेंगे, 4 पे करेंगे, 5 पे करेंगे, और हम चेक करते जाएंगे 99 तक। हम हर एक नंबर पे उसको डिवाइड करते जाएंगे और देखेंगे कि क्या ये किसी नंबर पे डिवाइड हो रहा है। ये जो अप्रोच है इसको कहते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो इसका एल्गोरिथम देखते हैं। हमने नंबर को इनपुट करवाया यूज़र से, यूज़र ने एंटर कर दिया 100। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इफ़
n जो कि यूज़र ने इनपुट किया है इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, देन आउटपुट कर दें नॉट प्राइम नंबर। ज़ाहिर है कि नेगेटिव नंबर्स को हम इंक्लूड नहीं कर रहे। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि वो नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, ज़ीरो भी नहीं होते। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इक्वल भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 इंटर कर दिया यूज़र ने तो 1 इंटर करेगा तो तब भी यहाँ पे नॉट प्राइम आ जाएगा। जी हाँ, ये एक पुरानी अंडरस्टैंडिंग है कि 1 जो है वो प्राइम नंबर है, लेकिन इनफैक्ट 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो कि 2 नंबरों पे डिवाइड हो, एक 1 पर और एक अपने आप पर। तो 1 जो है वो 1 पे तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक ही नंबर पे डिवाइड हो रहा है। तो प्राइम नंबर तो 2 नंबर्स पे डिवाइड होते हैं, एक अपने आप पर और एक 1 पर। सो 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। इसका मतलब ये है कि 0, 1 ये सारे प्राइम नंबर नहीं, और जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो अगर वैल्यू 1 इंटर की यूज़र ने, 0 इंटर की, नेगेटिव इंटर की, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइम नंबर नहीं है और यहीं पर हमारा एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। अगर नंबर जो यूज़र ने इनपुट किया है वो 1 से ग्रेटर है तो फिर क्या करें, एक यहाँ पे फ्लैग वेरिएबल यूज़ हुआ है, इस प्राइम फ्लैग को हमने ट्रू कर दिया, सेट कर दिया, और अब हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 1 से तो जो 1 और 0 जो है वो तो 1 प्राइम नंबर है ही नहीं, इसलिए हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ तक हमने जाना है, हमने n-1 तक जाना है। जैसे मैंने बताया कि 100 अगर सपोज़ यूज़र ने एंटर किया तो हमने 99 तक जाके उसको चेक करना है। 100 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो 2 से स्टार्ट करें और n-1 तक जाएं। अब क्या करें, अब n जो नंबर यूज़र इनपुट किया हुआ है उसको डिवाइड करें i से, उसका रिमाइंडर बेसिकली चेक हो रहा है। मोड ऑपरेटर आपको पता है कि रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल होता है, तो अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब है कि वो डिवाइड हो गया है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि डिवाइड नहीं हो रहा। और ये लूप में जो है ये चलता रहेगा। अगर ये काम हो रहा है इसका मतलब है यानी कि डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, आंसर 0 आ गया, तो फिर तो वो प्राइम नंबर नहीं हुआ। इसलिए ये कंडीशन जो है, जो हमने फ्लैग ट्रू किया था वो फॉल्स हो जाएगा और लूप ख़त्म कर दें। अगर ये डिवाइड नहीं हुआ और 0 आंसर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 0 आंसर नहीं आ रहा, रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आ रहा, तो ये लूप चलता रहेगा। और अगर 99 तक पहुंचने के बावजूद फॉर एग्ज़ाम्पल लूप जो है वो कंप्लीट चलता रहा, इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर है, तो वो लूप से बाहर आ जाएं। और प्राइम का अगर फ्लैग अभी भी ट्रू है, इसका मतलब ये है कि आउटपुट कर दें, प्रिंट कर दें कि ये प्राइम नंबर है, वरना आउटपुट प्रिंट कर दें कि ये नॉट अ प्राइम नंबर है। तो बहुत ही सिंपल सा हमने एक अप्रोच यूज़ की। एल्गोरिथम तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, लेकिन आपने इसके बिहाइंड में अप्रोच को देखना है कि जितने नंबर्स आ रहे हैं n से छोटे, n अगर 100 है तो n-1 99 तक हमने तमाम नंबर से उसको डिवाइड करके देखा 100 को, और चेक किया कि क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे मकसद प्राइम नंबर फाइंड आउट करना नहीं है, हमारा यहाँ पे मकसद अप्रोच को समझना है कि हमने कौन सी अप्रोच यूज़ की है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। एल्गोरिथम तो हमने बना लिया, और बहुत ही मैंने बताया कि कोई हमने इसके अंदर कोई डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ नहीं किया, या हमने कोई इंटेलिजेंट या क्लेवर इनसाइट्स को हमने नहीं यूज़ किया, या कोई पैटर्न यूज़ नहीं किया। हमने बस एग्जॉस्टिव एक अप्रोच अपनाई है और हमने तमाम नंबर्स के साथ उसको डिवाइड करके देखा है कि प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 100 तक तो बात ठीक थी, लेकिन अगर ये बहुत ही बड़ा नंबर होता, 10,000 या सपोज़ 1 मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, तो फिर आप देख लें कितने 10 बिलियन नंबर्स को जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं, आपका क्या ख्याल है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए। आप वीडियो को पॉज कर लें और सोचें 2 मिनट के लिए कि कितना टाइम लेगा ये एल्गोरिथम। जी, आपने सोच लिया होगा कि एल्गोरिथम जो है वो कितना टाइम ले रहा है। ज़ाहिर है एल्गोरिथम का ज़्यादा टाइम जो है वो इस लूप के अंदर है। तो n की वैल्यू जब तक स्मॉल होगी, 10, 100, 1000, तब तक तो कोई बात नहीं है। अगर वैल्यू हमने सपोज स्टार्ट में हमने 100 ली है, तो ये 99 दफ़ा जो है ये लूप चल रहा है, यहाँ पे डिवीज़न 99 दफ़ा हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें तो लूप जो है वो n-2 टाइम्स चल रहा है।
वर्स्ट केस में। n-2 क्यों? क्योंकि ये 1 से स्टार्ट नहीं हुआ था, ये 2 से स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए ये n-2 टाइम्स चल रहा है। यानी n की वैल्यू अगर हमने 100 ली है तो ये लूप जो है ये 98 टाइम्स चलेगा। बिग ओ के हिसाब से हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि कांस्टेंट को हम इग्नोर करते हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास आ गई इस एल्गोरिदम की बिग ओ ऑफ n। लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस एल्गोरिदम को इम्प्रूव कर सकते हैं? जी हाँ, हम इस एल्गोरिदम को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारे हर नंबर जो है वो 1 से डिवाइड हो रहा होता है, तो हम जो उसके बाद सबसे छोटा नंबर है हमारे पास वो है 2। तो अगर एक नंबर को 2 से हम डिवाइड कर लें तो हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये नंबर प्राइम है या नहीं है। यानी कि वो अगर 2 पे डिवाइड हो रहा होगा तो फिर तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो बजाय इसके कि हमारे पास हम n-2 टाइम्स तक ये लूप चलाएं, ये भी हो सकता है कि हम आधे नंबर्स के साथ अगर हम चेक कर लें तो बाकी आधे नंबर्स को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा हमने कॉमन सेंस यूज़ किया। मिसाल के तौर पे 100 हमारे पास नंबर है जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं कि 100 प्राइम है या नहीं है, तो बजाय इसके कि हम 2 से शुरू होकर 99 तक तमाम नंबर्स को 1 बाय 1 चेक करें, इससे अच्छा ये है कि हम 2 से लेकर 50 तक को चेक कर लेते हैं। अगर एक नंबर 50 तक भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि वो अगले नंबरों से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इस एल्गोरिथम को थोड़ा सा रिफाइन करते हैं, और अब जो है वो मैंने यहाँ पर n-1 की जगह पे n/2 कर दिया है। बाकी एल्गोरिथम उसी तरह ही है, लेकिन सिर्फ मैंने n/2 कर दिया है। यानी अगर वो नंबर जो है 0 से लेके 50 तक आधे नंबर्स तक डिवाइड नहीं हो रहा तो जाहिर है फिर वो आगे भी डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? क्योंकि हम एल्गोरिथम्स के एनालिसिस कर रहे हैं, तो एल्गोरिदम कोई बनाने के साथ साथ हम ये भी पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं कि ये कितना कॉम्प्लेक्स कितना बन रहा है। आपके ख्याल में इस एल्गोरिदम के अंदर कोई चेंज आया है, एफिशिएंसी इसकी बढ़ गई है, या जो है ये उसी तरह ही है, पिछले एल्गोरिदम की तरह ही है? अगर अभी आप देखें तो पहले जो था, सपोज़ n की वैल्यू 100 है, तो ये लूप जो है ये 98 टाइम्स चल रहा था। अगेन यहाँ पर अब हमने क्या कर दिया, हमने n/2 कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये अब 98 टाइम नहीं चल रहा, ये उसका हाफ हो गया है। 98 का हाफ टाइम अब ये लूप चल रहा है। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अब ये लूप जो है ये n/2 टाइम्स चलेगा इन वर्स्ट केस। बिग ओ नोटेशन की बात करें तो अभी भी ये भी बिग ओ ऑफ n ही है, हालांकि ये तकरीबन उससे अब आधी दफ़ा चल रहा है। ये एल्गोरिथम थोड़ा सा बेहतर हो गया है, लेकिन बिग ओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी इसके अंदर कोई ख़ास चेंज नहीं आई। थोड़ा सा और हम मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं और इस एल्गोरिथम को अब हम थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम ये सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जो n है वो सपोज़ एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मैंने बताया है कि जो कई नंबर्स पे डिवाइड हो सकते हैं। तो जब अगर आप एक नंबर को सपोज़ कर रहे हैं कि वो कंपोजिट है, तो इसका मतलब ये है कि वो दो नंबर्स की प्रोडक्ट होगा। मिसाल के तौर पे n की वैल्यू 100 है, तो 100 जो है वो दो नंबर से मिलकर बना होगा। 10 10s are 100 फॉर एग्ज़ाम्पल। अब अगर हमने ये सपोज़ कर लिया है कि हमारा जो इनपुट n है वो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा है, तो फिर इसमें से हमें यहाँ से पता चलता है कि आइदर a or b मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू √n। a और b में से फिर एक जो है वो खामखा √n से लेस देन आर इक्वल टू होंगे। ये हमने सपोज़ किया। अच्छा, मैथ्स के अंदर याद रखें, आप मैथमेटिकल इंडक्शन एक तरीका है जिसके मदद से हम प्रूफ करते हैं। होता यह है मैथ्स के अंदर कि हम एक चीज़ को पहले सपोज़ करते हैं और फिर सपोज़ करने के बाद हम उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अगर वो प्रूफ हो जाए
तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी सपोजिशन थी वो करेक्ट है और हमारा आंसर सही है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम प्रूफ ना कर सकें, इसका मतलब है कि हमारी सपोजिशन ठीक नहीं है, तो फिर इसका ऑपोजिट ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर n जो है वो a और b की प्रोडक्ट है, तो फिर a या b में से कोई एक नंबर अंडर रूट ऑफ n से छोटा होगा। अगर ये दोनों नंबर आप कह रहे हैं कि आप मेरी इस बात से एग्री नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं कि नहीं, ये दोनों नंबर जो हैं वो अंडर रूट n से ग्रेटर हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि a और b जो हैं वो अंडर रूट ऑफ n से a या b दोनों में से एक जो है वो लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट n होंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं, ये दोनों नंबर अंडर रूट ऑफ n से ग्रेटर होंगे। तो जब ग्रेटर होंगे तो इसका मतलब ये है कि जब आप उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर n से ग्रेटर नहीं हो सकता। या आप प्रैक्टिकली करके भी देख लें, इन दोनों में से जब भी आप कहते हैं कि n जो है वो a और b की प्रोडक्ट है, तो फिर a या b में से किसी एक को अंडर रूट n से छोटा होना पड़ेगा। तो इसके हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ये फिर हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो मैं आपको बात कर रहा हूँ मैथमेटिकली वेरिएबल्स में समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप इसको एग्जाम्पल के ज़रिए करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल मैंने ले ली, फॉर एग्ज़ाम्पल n की वैल्यू इस दफ़ा हम लेते हैं 36, ठीक है। तो 36 को हम देखते हैं कि 36 हमें किस तरह मिल सकता है। 36 हमें मिल सकता है 1 को 36 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 18 से कर लें, 3 को 12 से कर लें, 4 को 9 से कर लें, 6 6 आर 36 हो सकता है हमारे पास। ये हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन इस टेबल के अंदर अगर आप देखें तो उसके बाद की वैल्यूज़ तकरीबन मिरर हो रही हैं। यहाँ पे 6 के बाद अगर आप देखें तो ये 9 4s आर, वो पहले गुजर चुका है, 4 9s आर, यहाँ पे आ गया 9 4s आर, 12 3s आर, 3 12s आर, 18 2s आर और 2 18s आर, 36 1s आर, 136 आर। तो आप देख रहे हैं कि ख़ास टाइम ऐसा आता है जिसके बाद टेबल के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो मिरर हो रही हैं। सो यही मैं आपको कह रहा था कि अगर n जो है वो दो नंबर्स की प्रोडक्ट है, यानी 36 जो है वो दो नंबर्स की प्रोडक्ट है, तो आइदर a or b शुड बी लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट n। 36 का हमने अंडर रूट निकाला, 36 का अंडर रूट आ गया 6, तो मैं कह रहा हूं आइदर a or b शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 6। तो आप देख रहे हैं इस टेबल में ऐसा ही है। हमने तमाम पॉसिबल ऑप्शंस देखे कि 36 हमें कैसे मिल सकता है, और उसमें या a या b जो है वो 36 से का जो अंडर रूट है 6 उससे लेस देन आर इक्वल टू है, ठीक है। ये इसका मतलब क्या हुआ, सारी कहानी का मतलब ये हुआ कि फिर हमें अगर हम डिवाइड चेक करना चाह रहे हैं तो पहले हमने 100 से डिवाइड किया था, n-2 से डिवाइड किया था, फिर हमने उसको इम्प्रूव किया n/2 से डिवाइड किया, और अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ अंडर रूट n से हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये भी सफिशेंट है, क्योंकि आगे आप देख रहे हैं कि वो रिपीट हो रही है, मिरर बन रहा है उसका। ये तो एक ऐसी एग्जांपल हमने ली थी कि जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी था और साथ में ये 2 पे भी डिवाइड हो रहा है और नंबर्स पे भी 4 पे भी डिवाइड हो रहा है। हम मिसाल के तौर पे ले लेते हैं 37 एक प्राइम नंबर है बेसिकली। तो 37 के अंदर भी अगर हम देख लें उसका अंडर रूट निकालेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली 6.08 के तक आ रहा है, तो 6 इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। तो अगेन इस केस में भी आप देख रहे हैं कि 6 के बाद जो है वो तकरीबन वैल्यूज़ जो हैं वो उसी तरह रिपीट हो रही हैं। तो बहरहाल हमें फिर कहने का मतलब ये है कि 37 के केस में भी हमें 6 के बाद चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉइंट इज़ दैट कि हमें आधे नंबर्स को भी चेक नहीं करना पड़ रहा, बल्कि हम जो है अगर अंडर रूट n तक भी चेक कर लें तो ये भी काफ़ी होगा। तो अभी तक हमने ये देखा कि हम जो है
सारे नंबर से चेक करें n-2, या आधे नंबरों से चेक करें n/2, और मैं अब आपको कह रहा हूँ कि अगर हम अंडर रूट n से तक भी चेक कर लें तो उसके बाद भी जो है वो अंडर रूट n तक अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा तो उसके बाद भी नहीं होगा। इसी तरह 100 को एग्जांपल हमने ले ली, अंडर रूट निकाला 10 है, यानी 10 तक हमने सिर्फ चेक करना है, और दिस केस 10 तो 2 पे डिवाइड होता है, तो 100 भी 2 पे डिवाइड होता है, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है। सो टेक अवे क्या है इस स्लाइड का, वो ये है कि अगर एक नंबर जो है वो अंडर रूट n, यानी n जो इनपुट यूज़र ने दिया है उसका हम अंडर रूट ले लेते हैं, और उससे जो है वो नंबर जो है वो लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट n से हमने उसको डिवाइड करके देख लिया, उन नंबरों में से किसी नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर है। तो हम अपने एल्गोरिदम को इम्प्रूव करते हैं और हम अपने लूप को चला रहे हैं अंडर रूट n तक, क्योंकि हमने देख लिया कि अंडर रूट n तक अगर वो नंबर किसी पे डिवाइड नहीं हो रहा तो बाकी नंबरों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन हम टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर इंटरेस्टेड हैं। नाउ यू कैन सी कि हमारा अब लूप जो है वो अंडर रूट n टाइम्स तक चलेगा वर्स्ट केस के अंदर। तो बिग O के अंदर अब थोड़ी सी चेंज आई है, बिग O हमने कर दिया है अंडर रूट n तक। आपने देखा ना हमने हार्डवेयर की बात की है, ना हमने प्रोग्रामिंग की बात की है, और सिर्फ एक अप्रोच यानी कि ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो कि बहुत ही एग्जॉस्टिव अप्रोच है, उसके अंदर मामूली सा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया है, और हमारे जो एल्गोरिदम है उसके अंदर कितनी बड़ी तब्दीली आ गई है, और हम जो है वो एफिशिएंसी की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। कंपैरिजन करते हैं ब्रूट फोर्स, हमने जो ट्रू ब्रूट फोर्स था उसको अप्लाई किया। सपोज़ हमारे n की वैल्यू 100 थी, तो 2 से लेके 99 तक तमाम नंबर्स को 1 बाय 1 हमने चेक किया, और टोटल नंबर ऑफ इटरेशन लूप की जो थी 98 टाइम्स हुई। टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है, ज़ाहिर है एफिशिएंसी नहीं है, सिर्फ हमें सोल्यूशन मिल गया। सोल्यूशन हमें मिल गया, हम चाह रहे थे कि एक नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, वो हमें पता चल गया है। फॉर n स्मॉलर वैल्यूज़ ऑफ n ये ठीक है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमें तो यही मालूम करना था कि नंबर प्राइम है या नहीं है। बट फॉर लार्ज नंबर, जैसे मैंने बताया कि 1 बिलियन है या सपोज़ मिलियन नंबर्स हैं, तो फिर उतने नंबर ऑफ इटरेशन होंगी, वहाँ पर ये बहुत ही इनएफिशिएंट अप्रोच होगी। उस एल्गोरिथम को हमने फिर इम्प्रूव किया। हमने कहा भाई आधे नंबरों से आप डिवाइड करके चेक कर लें, अगर आधे नंबरों तक डिवाइड करके ये नंबर जो है डिवाइड नहीं हो रहा किसी नंबर पे, तो फिर जो है वो ये प्राइम ही होगा, बाकी आधों पे भी ये डिवाइड नहीं होगा। तो इस दफ़ा जो है रेंज थी हमारे 2 से लेके 50 तक थी, 49 टाइम्स हमारा लूप चला है। अगेन टाइम कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से बिग O ऑफ n ही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी इसके अंदर एफिशिएंसी आ गई है। अब नंबर ऑफ लूप कम चला है, मतलब अगर n की वैल्यू हमारे पास 1 मिलियन थी तो 1 मिलियन टाइम ट्रू ब्रूट फोर्स में चलता, इम्प्रूव्ड वर्जन में वो 500,000 टाइम, तो 500,000 हमने लूप्स की इटरेशन को कम कर दिया है। काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, फास्टर है एज़ कम्पेयर टू ट्रू ब्रूट फोर्स। और फिर उसके बाद जो है वो हमने उसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ किया मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए। तो मैथमेटिक्स का जब हमने इस्तेमाल किया है तो उसके अंदर हमारे पास आप देख रहे हैं कि n की वैल्यू अगर 100 है तो 100 का अंडर रूट हमने ले लिया 10, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारी रेंज और भी कम हो गई, 2 से लेकर 10 तक हमने चेक करना है। और टोटल जो इटरेशन है वो इस दफ़ा 8 हुई हैं, क्योंकि हमने मैथमेटिकली ये फाइंड आउट किया कि अगर एक नंबर को हम अंडर रूट n टाइम तक चेक कर लें और उसके नीचे अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर है। तो अब आप टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारी अच्छी खासी इम्प्रूव हो गई है, अब हो गई है बिग O ऑफ अंडर रूट n। सो आवर एल्गोरिथम इज़ मच फास्टर नाउ। लेट्स सी अनदर प्रॉब्लम। इस दफ़ा हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम एक नंबर की हमें सीक्वेंस दी गई है और उन नंबर्स की सीक्वेंस को हमने सॉर्ट करना है, उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना है, यानी कि छोटा नंबर पहले और उसके बाद उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। अगेन हम अप्रोच यूज़ कर रहे हैं जो हमारे आज की
लेक्चर का टॉपिक है ब्रूट फोर्स अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं। तो ब्रूट फोर्स की मदद से हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं, नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाह रहे हैं। इसका तरीका क्या हो सकता है? तरीका ये हो सकता है कि हम जो हमारे पास हमें लिस्ट दी जाएगी सॉर्टिंग के लिए नंबर्स की, उनकी हम जितनी भी पॉसिबल परमुटेशंस हैं वो हम बना लें, यानी हम उनके कॉम्बिनेशंस बना लें और नंबर्स जितने भी होंगे उनकी कॉम्बिनेशन बना लेंगे। उनमें से कोई ना कोई एक कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जो कि सॉर्टेड वैल्यू होगी। कि बहुत ही हम अगेन बेसिक और नाइफ अप्रोच यूज़ कर रहे हैं सॉर्टिंग के लिए, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर आपको सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के बारे में बताना नहीं है। मेरा आज का जो टॉपिक है वो ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में। तो मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच आपको बता रहा हूँ कि हम ये कर सकते हैं। एक सोल्यूशन है, ना हम एफिशिएंसी को जहन में रख रहे हैं ना हम और किसी बात को जहन में रख रहे हैं, बस एक सिंपल सोल्यूशन है कि जितने भी आपके पास लिस्ट में नंबर्स हैं उनकी तमाम पॉसिबल परमुटेशंस बना लें, तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लें और उनमें से कॉम्बिनेशन में से कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन ज़रूर होगा जो कि एक ऑर्डर में अरेंज होगा, जो हमें ऑर्डर चाहिए है, जिसको हम सॉर्टेड ऑर्डर कह रहे हैं। हमें फिर इन परमुटेशन को देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा परमुटेशन ऐसा है जिसमें सबसे छोटा नंबर पहले है, फिर उससे बड़ा नंबर है, फिर उससे बड़ा नंबर है, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना कहते हैं। और जब हमें वो नंबर मिल जाता है तो वो परमुटेशन जो है वो हमारा आंसर होगा। तो ये बहुत ही एक सिंपल अप्रोच यूज़ की है मसले को हल करने के लिए। मसला ये था कि हमें नंबर्स को सॉर्ट करना था, तो उसका मैंने ये एक एल्गोरिथम आपको बताया कि आप इस तरीके से नंबर्स को सॉर्ट कर सकते हैं। इसका अगर हम एल्गोरिथम लिखें तो सपोज़ ये हमारे पास परम्यूट नाम से फंक्शन है और इसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कि इस फंक्शन को इनपुट क्या आया हुआ है। यहाँ पे याद रखें कि ये फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं विद द वैल्यू ऑफ 1। तो जो भी वैल्यू है उसको हम n के साथ कंपेयर करेंगे और अगर ये वैल्यू n के बराबर हुई तो ये लूप से हम बाहर निकल जाएंगे। बेसिकली ये टर्मिनेटिंग कंडीशन है, वरना इस इफ़ कंडीशन के हम एल्स पार्ट में आएंगे जहाँ पर एक लूप लगा हुआ है जो n टाइम चल रहा है और इस लूप के अंदर एलिमेंट्स हैं लिस्ट के, वो आपस में स्वैप हो रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये फंक्शन दोबारा कॉल हो रहा है विद ए न्यू वैल्यू। बेसिकली यहाँ पर रिकर्जन यूज़ हुई है, ये हम रेकरेंस आगे चलकर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको फिर फर्दर डिटेल में देखेंगे। लेकिन बेसिकली यहाँ पर ये बार बार अपने आप को खुद ही कॉल कर रहा है विच इज़ नोन एज रिकर्शन, और इस तरीके से बीच में स्वैपिंग हो रही है एलिमेंट्स के बीच में और जो तो डिफरेंट पॉसिबल परमुटेशंस जो हैं वो जनरेट हो रही हैं। हम ये देख लेते हैं कि कितनी परमुटेशंस जनरेट होंगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक ही नंबर है 1, तो उसके ऑल पॉसिबल परमुटेशन 1 ही होगी। इसी तरह अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं 1 और 2, अब इसकी कितनी परमुटेशंस होंगी? इसकी हमारे पास 2 परमुटेशंस होंगी, एक होगी 1 2 और दूसरा पॉसिबल है 2 1। 2 1 भी इसकी एक पॉसिबल परमुटेशन है। अगर हमारे पास 3 नंबर हो जाते हैं तो अब कितनी पॉसिबल परमुटेशंस हो सकती हैं इसकी? अब इसके आप देख रहे हैं कि हम इसको 6 डिफरेंट तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 1 3 2 2 1 3। तो आप देख रहे हैं कि जूं नंबर बढ़ते जा रहे हैं परमुटेशन ज़्यादा होती जा रही हैं। एक नंबर था तो उसकी एक ही परमुटेशन थी, 2 नंबर हुए तो उनकी 2 परमुटेशंस हो गई और 3 नंबर हुए तो फिर यहाँ पर 6 परमुटेशंस आ गई। सो व्हाट अबाउट 4 नंबर्स? अगर आप 4 नंबर्स लेते हैं तो उनकी हमारे पास कुछ 24 परमुटेशंस बन रही हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये परमुटेशंस जो हैं ये n फैक्टोरियल अगर हम इसको कह दें तो बिल्कुल ठीक होगा। जो हम नंबर ऑफ वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं, यानी n की वैल्यू जो बढ़ती जा रही है, ये परमुटेशंस जो हैं ये इतनी ज़्यादा होती जा रही हैं। याद रखें हमारी अप्रोच ये है कि हम n
जो भी हमें इनपुट दिया जाएगा उतनी हम परमुटेशंस जनरेट करेंगे। तो ये तो मैं सिर्फ 4 पे पहुंचा हूँ तो 24 परमुटेशंस आ गई हैं। अगर मैं 5 नंबर्स ले लूँ तो ये बन जाएंगी 120 परमुटेशंस। तो इसी तरह अगर आप 10 का फैक्टोरियल लेते हैं तो 10 का फैक्टोरियल तकरीबन 3.6 मिलियन परमुटेशंस बन जाएंगी। तो इतने छोटे से इनपुट के लिए हमारे पास इतनी ज़्यादा परमुटेशंस बन जाएंगी। इसीलिए हमारी ये अप्रोच जो है ये सही नहीं है। आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर मैं यही बता रहा हूँ कि अप्रोच कितनी मैटर करती है। सिर्फ सोल्यूशन मैटर नहीं करता। सोल्यूशन तो हमारा ये जो एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम हमें सोल्यूशन दे देगा, नंबर्स को सॉर्ट कर देगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि सिर्फ अगर नंबर 10th लिस्ट में अगर 10 आइटम्स हैं हमारे पास, तो उनको सॉर्ट करने के लिए इतने ज़्यादा मिलियंस ऑफ कंपैरिजन्स हमें करने पड़ रहे हैं। परमुटेशन जनरेट करने के लिए 3.6 मिलियन परमुटेशन जनरेट हो जाएंगी। और ये तो सिर्फ अभी परमुटेशन जनरेट हुई हैं, जो कि हमारा पहला स्टेप है। फिर हमने उनको चेक भी करना है। तो ये तो बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं लग रहा। इसलिए अप्रोच का सही इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। यही इस कोर्स का मकसद है। और यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि इसी वजह से फिर मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्यूशंस निकले हैं। वरना एक ही सॉल्यूशन काफ़ी होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सॉर्टिंग करने के हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स बनाए गए हैं। बबल सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, इसी तरह हमारे पास हीप सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, शेल सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है। तो ये बहुत सारे एल्गोरिदम्स क्यों बनाए गए हैं? इसीलिए बनाए गए हैं कि इनके लिए हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो अलग अलग है। और फिर डिफरेंट सिचुएशंस पे ये सेम एल्गोरिदम्स जो हैं वो डिफरेंट रिजल्ट्स देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बबल सॉर्ट की बात करें तो उसका बेस्ट केस टाइम लीनियर है, n में आ रहा है, जबकि वर्स्ट केस टाइम n स्क्वायर है। जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो ये भी डिपेंड करता है कि लिस्ट कितनी बड़ी है और लिस्ट किस हद तक सॉर्टेड है। तो बेस्ट केस ये होगा कि लिस्ट ऑलरेडी सॉर्ट हो, तो वर्स्ट केस ये होगा कि नहीं, लिस्ट को पूरा हमें सॉर्ट करना पड़े। तो ये सारे फैक्टर्स हैं उनके अंदर जिस पे ये डिपेंड करते हैं। लेकिन आपको सिर्फ बताने का मकसद ये था कि ये सारे सोल्यूशन इसी वजह से निकलते हैं क्योंकि एक मिसाल के तौर पे ब्रूट फोर्स अप्रोच को हम देख रहे हैं कि वो कितनी एक्सपेंसिव बनती जा रही है। सिर्फ हमने 4 नंबर की लिस्ट ली है तो उसके लिए हमें 24 परमुटेशन जो हैं वो कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं। यहाँ पे इसको अगर हम सम अप करें तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ परमुटेशंस को जनरेट करने में n फैक्टोरियल टाइम लग रहा है। ठीक है, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास आ गई n फैक्टोरियल। और n की वैल्यू जब 6 से बड़ी हो जाए तो वो मैंने आपको बताया कि मिलियंस में बात जा रही है। लेकिन सिर्फ हमने यहाँ पे जो है वो परमुटेशंस तो नहीं जनरेट करने, इसके साथ साथ जो है वो हमने एक दूसरा काम भी करना है। वो हमने ये करना है कि चेक ईच परमुटेशन टू सी इफ़ इट इज़ सॉर्टेड। जो परमुटेशन जनरेट हो रही हैं उनको चेक भी करना है कि क्या ये सॉर्टेड हैं या नहीं है। जो मैंने शुरू में कहा कि पहला नंबर दूसरे से लेस हो, दूसरा तीसरे से लेस हो, तो क्या वो ऑर्डर भी मिल गया है हमें या नहीं। यानी जब एक परमुटेशन जनरेट होगी तो उसके बाद हमने उसको चेक भी करना होगा। हमने कितनी दफ़ा चेक करना है? बेसिकली हमने n दफ़ा चेक करना है। तो 2 काम हो गए। एक परमुटेशन को जनरेट करना, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो n फैक्टोरियल हमारे पास आ रहा है आंसर, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो n फैक्टोरियल बन रही है। और दूसरा जो है वो हमने परमुटेशंस को फिर चेक भी करना है कि क्या ये सॉर्टेड वाली परमुटेशन तो नहीं आ गई हमारे पास, जो लिस्ट आई है, आंसर आया है, वो सॉर्टेड फॉर्म में है या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई बिग O ऑफ n फैक्टोरियल, जो परमुटेशन को जनरेट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और उसके साथ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उस परमुटेशन को चेक करना कि क्या ये सॉर्टेड है या नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये परमुटेशंस आ गई। अब इसमें हम एक एक को चेक कर रहे हैं कि क्या ये सॉर्टेड है या नहीं है।
तो वर्स्ट केस ये होगा, यहाँ पे तो पहले वाले ही परमुटेशन सॉर्ट हमें मिल गई है। वर्स्ट केस ये होगा कि हमें तमाम की तमाम n जो परमुटेशंस हैं हमारे पास, हमें वो सब चेक करनी पड़ेंगी। तो ये बिग O ऑफ n हमें चेकिंग के लिए चाहिए और n फैक्टोरियल जो है वो परमुटेशन बनाने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि इस अप्रोच का हम सोल्यूशन तो मिल गया है। हमारा प्रॉब्लम था नंबर्स को सॉर्ट करना, वो हमने सॉर्ट कर लिया है ब्रूट फोर्स को अप्लाई करते हुए। लेकिन आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करें, विच इज़ इम्प्रैक्टिकल फॉर ग्रेटर वैल्यूज़ ऑफ n। ग्रेटर तो छोड़ दें, स्मॉलर वैल्यूज़ ऑफ n के लिए भी ये जो है ये काफ़ी कॉस्टली पड़ रही है। यहाँ से आपको दो तीन बातें मैंने आपको बताई। एक तो ये कि इस चीज़ को सामने रखते हुए ही एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सॉर्टिंग की एग्जांपल्स दी। और साथ साथ जो है वो दूसरे हमें ये भी पता चल रहा है कि एल्गोरिदम्स को एनालाइज करना कितना ज़रूरी है ताकि हम उसको बेहतर बना सकें। आप देख रहे हैं कि कितने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज़्यादा है, फैक्टोरियल में ही जा रही है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है 01 नैपसैक प्रॉब्लम। इसको भी हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें, अभी तक हमने ये देखा है कि हमारे पास फैक्टोरियल को फाइंड करने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस एल्गोरिदम हो सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास अगर हम लिस्ट को सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके भी बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स मौजूद हैं। मैं उनकी डिटेल में नहीं गया और ना ही वो मेरा मकसद था कि आपको मैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के बारे में बताऊं या मैं आपको हाउ टू फाइंड फैक्टोरियल के एल्गोरिदम्स बताऊं। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ब्रूट फोर्स अप्रोच है। तो हमने ब्रूट फोर्स को ही अप्लाई किया फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए और हमने उसके फिर 3 वर्जन्स बनाए अपने एल्गोरिदम के लिए, उसको इम्प्रूव किया। लेकिन अप्रोच हमारी वही थी, हम जो है ब्रूट फोर्स को ही यूज़ कर रहे थे। फिर हमने सॉर्टिंग को भी यूज़ किया। सॉर्टिंग के अंदर भी हमने ब्रूट फोर्स को ही यूज़ किया। मैंने सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स की डिटेल में भी नहीं गया और मैंने आपको सिर्फ बताया कि अगर हम ब्रूट फोर्स को सॉर्टिंग में इस्तेमाल करें तो टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, हम ब्रूट फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो ये सॉर्टिंग भी दोबारा रिविज़िट होगा। इसी तरह अभी ये एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसका नाम है नैपसैक प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को भी हम, इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन इसको भी हम देख रहे हैं अपनी अप्रोच ब्रूट फोर्स अप्रोच जो आज का टॉपिक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रॉब्लम भी बार बार रिविज़िट होगा। जैसे सॉर्टिंग का प्रॉब्लम है तो हमने उसको ब्रूट फोर्स से देखा कि अगर हम ब्रूट फोर्स अप्लाई करते हैं सॉर्टिंग में तो वो तकरीबन बिग O ऑफ n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। यही सॉर्टिंग का प्रॉब्लम हम किसी और अप्रोच से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ब्रूट फोर्स तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव पड़ रही है। तो और भी अप्रोचेस हैं, जैसे हम आगे चल के इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिवाइड एंड कनकर, तो वहाँ पे हम फिर दोबारा सॉर्टिंग को लेकर आएंगे कि सॉर्टिंग के मसले को हम डिवाइड एंड कनकर अप्रोच से सॉल्व करके देखते हैं। इसी तरह ये नैपसैक को भी आज जो है वो हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कि ब्रूट फोर्स अगर हम अप्लाई करें नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तो इस अप्रोच से हमें क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या मिलती है। और इसी तरह फिर हम आगे चल के जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग और हम वहाँ पे फिर देखेंगे कि नैपसैक को डायनामिक प्रोग्रामिंग से अगर हमने या बैक ट्रेवर्सल से हमने सॉल्व करना हो तो फिर क्या होता है। तो वो अप्रोचेस जो हम आगे जाके पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर फिर हम ये सॉर्टिंग भी हमारे पास प्रॉब्लम जो है इसको भी हम रिविज़िट करेंगे और जो नैपसैक है इसको भी हम रिविज़िट करेंगे। सबसे पहले जाके देखते हैं कि नैपसैक प्रॉब्लम होता क्या है। बेसिकली नैपसैक प्रॉब्लम आप डेली लाइफ के अंदर कई जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में होता क्या है कि आपके पास n आइटम्स हैं और हर एक आइटम का एक वेट और एक उसकी वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पे आप कहीं शॉपिंग के लिए गए हैं और शॉपिंग पे जब आप गए हैं तो वहाँ पर आपको एक बैग दे दिया गया है और उस बैग के अंदर आपने मुख्तलिफ़ आइटम्स रखने हैं, लेकिन उस बैग का एक वज़न है, उस वज़न से ज़्यादा आप उस बैग के अंदर नहीं डाल सकते। तो अब आपने ये देखना है कि हमने ऐसे आइटम्स रखने हैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा हो
लेकिन उस वज़न से वो ज़्यादा ना हो। ख़ास तौर पे जो लोग ट्रैवल करते हैं एयर ट्रैवल, तो नॉर्मली एयर ट्रैवल के अंदर भी यही होता है कि आपको एक लिमिट होती है, आप उस लिमिट से ज़्यादा सामान लेके नहीं जा सकते। कई एयरलाइंस के अंदर 30 केजी का बैगेज अलाउड होता है, कई एयरलाइन के अंदर 25 केजी का बैगेज अलाउड होता है। तो फिर आपने ऐसा करना होता है कि आपने जो आपने अपना सूटकेस बना रहे हैं, तो आपने अपने सामान को 30 केजी, आपके पास मैक्सिमम लिमिट है, इस 30 केजी से आप ज़्यादा नहीं ले जा सकते। 25 केजी है, ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है, इससे आप ज़्यादा नहीं ले जा सकते। तो जो लोग ट्रैवल करते हैं वो फिर सोचते हैं कि यार इस 25 केजी के अंदर हम क्या काम की चीज़ ले जाएं। तो हमें जितनी ज़्यादा हम काम की चीज़ें लेके जाएंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। ट्रैवल आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो आप उसमें फजूल चीज़ें भी रख के ले जा सकते हैं 25 केजी को पूरा करने के लिए, लेकिन आप खाली बैग भी ले जा सकते हैं। आप जो है उसके अंदर बेकार चीज़ें भी डाल के ले जा सकते हैं 25 किलो पूरा करने के लिए, लेकिन हमने वैल्यूबल चीज़ें डालनी है। इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चोर है जो कि किसी जगह पर उसने चोरी करनी है, लेकिन उसके पास ज़ाहिर है उसके अपने एक बोरी है जिसमें उसे सामान रखना है, या उसकी एक कैपेसिटी है कि वो सपोज़ 30 केजी से 40 केजी से ज़्यादा उठा नहीं सकता। तो जब वो इस घर में जाएगा चोरी करने तो कोशिश करेगा कि कीमती से कीमती चीज़ उठाए और मैक्सिमम जितनी कीमती चीज़ें वो उठा सकता है, तो वो चीज़ें उठा के वो अपनी बोरी के अंदर जो अपने सैक है उसके अंदर वो डालेगा, और उसमें कोशिश की होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कीमती सामान उठाया जाए। तो ये नैपसैक प्रॉब्लम जो है ये भी बेसिकली इसी तरह ही है कि इसमें आपके पास हर नंबर की एक वेट होता है और एक वैल्यू होती है। तो हमने क्या करना है कि हमने इस बैग में कोशिश ये करनी है कि हम वेट से ज़्यादा भी ना जा सकें, वेट से ज़्यादा जाना तो अलाउड ही नहीं है, और हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जितना हम उसमें डाल सकें वो हम उस मैक्सिमम वैल्यू को, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो गोल इज़ टू मैक्सिमाइज़ द टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स। हमने अपनी जो सैक है, बोरी है, उसको हमने भरना है, लेकिन उसके अंदर जो ऐसे हमने नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा हो, और टोटल ओवरऑल जो हमारी बोरी का साइज़ है या हमारे जो बैग का साइज़ है वो मैक्सिमम अलाउड साइज़ से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, जितना ज़्यादा मैक्सिमम कर सकते हैं, और टोटल जो अलाउड वेट है उसके अंदर रहते हुए। इसको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं, और कंप्यूटर साइंस के अंदर इन जनरल एल्गोरिदम्स के अंदर ख़ास तौर पे बेसिकली हम ऑप्टिमाइजेशन ही कर रहे होते हैं। हम जितनी भी प्रोग्रामिंग करते हैं या एल्गोरिदम्स लिखते हैं तो मकसद हमारा कंप्यूटर साइंस के अंदर यही होता है कि हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ऐसे आइटम्स को सिलेक्ट किया जाए जो कि जिनकी वैल्यू ज़्यादा हो, लेकिन वो ओवरऑल जो लिमिट है हमारी वेट की उसके वो अंदर ही हो। इसका नाम 01 क्यों है? इसका नाम 01 इसलिए है कि या तो एक आइटम आप बैग के अंदर डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। तो नहीं डाल सकते मीन्स 0, या आप बैग के अंदर डाल सकते हैं तो 1। तो आपने पूरे का पूरा आइटम डालना है, उसका कोई पार्ट नहीं डालना है कि आधा पार्ट आप डाल दें। जैसे मैंने चोर की मिसाल दी, तो चोर ऐसा नहीं कर सकता कि आधी चीज़ डाल दे बोरी के अंदर और आधी ना डाले। उसकी फिर एक वेरिएशन है, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। तो अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, हम प्रॉब्लम को सिंपल ही रखते हैं। 01 इसलिए लगाया हुआ है कि हम 01 को डील कर रहे हैं, हम फ्रैक्शनल को डील नहीं कर रहे। फ्रैक्शनल में ये होता है कि आप कुछ पार्ट भी डाल दें, लेकिन हम डाल रहे हैं कि 01 हम नैपसैक प्रॉब्लम को देख रहे हैं, यानी कि या एक आइटम बैग के अंदर होगा या नहीं होगा। सो आइटम इज़ इंक्लूडेड इन द बैग इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड आइटम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द बैग इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 0। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये 4 आइटम्स हैं 1 2 3 4। हर आइटम का जैसे कि मैंने बताया है कि हमारा एक वेट होता है। आइटम 1 का वेट है 2 और उसकी वैल्यू है 20। इसी तरह आइटम 2 की हमारे पास वेट है, 3 का वेट है, वैल्यू है, और 4 का वेट वैल्यू है। जबकि हमारे जो नैपसैक है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 16। तो प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि हमने इन 4 आइटम्स में से वो आइटम सेलेक्ट करने हैं जिनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, यानी चारों के चारों अगर आ जाएं बैग में तो क्या ही अच्छी बात होगी।
लेकिन 4 के 4 नहीं आ सकते, क्योंकि अगर हम चारों को एक बैग में डालेंगे तो ये बन रहे हैं 5, 10, 20, 22, जो हमारे वेट से एक्सीड कर रहे हैं। तो अब हमने इसमें से वो वाले आइटम सेलेक्ट करने हैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा हो, यानी चारों तो नहीं आ सकते हमारे बैग में, इनमें से हमें अब 3 आ जाएं या 2 आ जाएं, लेकिन ऐसे हमने सेलेक्ट करने हैं, या एक आ जाए जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। तो अब हमने इस चीज़ को देखना है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? ये तो हमारे पास प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम इन चारों आइटम्स को हमने अपने बैग में डालना है, लेकिन उन आइटम्स को डालना है जिनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। ये प्रॉब्लम है हमारे पास। कौन सा आइटम सेलेक्ट करें इनमें से? सोल्यूशन क्या है इसका? अगेन हम ब्रूट फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। कोई हम इंटेलिजेंट या क्लेवर थिंकिंग नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कि भाई तमाम वैल्यूज़ को चेक करो। तमाम वैल्यूज़ का मतलब ये है कि पहले 1 को 2 को डाल के देखें, फिर 1 3 को डाल के देखें, 1 4 को डाल के देखें। मैथमेटिक्स में इसको कहते हैं सबसेट। तो हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास लिस्ट दी हुई है हम इनके सबसेट बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये सबसेट बना लिए। इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स थे, तो सबसेट्स आपको पता है 2 की पावर n होते हैं, यानी कि 4 अगर हमारे पास इस सेट के मेंबर्स हैं तो 2 की पावर n हो गए, 2 की पावर 4 16 हमारे पास सबसेट्स बन जाएंगे, एम्प्टी सबसेट। और फिर इसी तरह 1 2, यानी आप खाली भी रख सकते हैं बैग को। जाहिर है जब खाली होगा तो उसकी वेट भी खाली होगा और उसकी वैल्यू भी कोई नहीं है। आप शॉपिंग के लिए गए हैं और खाली बैग लेके वापस आ गए हैं, ठीक है। ये भी एक पॉसिबल सोल्यूशन है। वो हम बाद में देखेंगे कि ये काम का सोल्यूशन है या नहीं, लेकिन ये भी एक पॉसिबल सोल्यूशन है। बेसिकली होता यही है कि जब आपके पास एक प्रॉब्लम आ जाता है तो उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए आप पॉसिबल सोल्यूशंस निकालते हैं पहले, और जब वो पॉसिबल या फिजिबल सोल्यूशंस जो हैं वो आपके पास निकल आते हैं, फिर उनमें से हम बेस्ट को या ऑप्टिमम सोल्यूशन को हम सेलेक्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि फिजिबल है या नहीं है। तो खाली बैग होना भी एक फिजिबल सोल्यूशन है, ये भी एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम सिर्फ आइटम नंबर 1 को डाल लें बैग में और कुछ भी ना डालें बैग के अंदर। फिर एक ऑप्शन है कि हम ऑप्शन 2 को खाली डाल लें या 3 को डाल लें या 4 को डाल लें। तो हमें साथ वेट भी पता चल रहा है कि इनके ये वेट्स हैं, और उनके साथ हमें वैल्यू भी पता चल रही है कि हमने कितने काम की चीज़ें अपने बैग में डाली हैं, हमारे बैग की वैल्यू क्या बन रही है। फिर ये भी हो सकता है कि हम 2-2 आइटम्स डाल लें, एक आइटम को ना डालें। तो 1 और 2 को डाल लेते हैं अपने बैग के अंदर, 1 3 को डाल लेते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास वो तमाम सबसेट्स हैं। फिर ये भी हो सकता है कि हम 3-3 आइटम्स को डाल लें। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके साथ साथ वेट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी कि जब हम 2 आइटम्स को डालेंगे 1 और 2, तो 1 और 2 का वेट ऐड हो जाएगा। अब हमारे पास इसका वेट जो है वो 7 हो गया, हमारे बैग का वेट 7 हो गया। इस तरह उनकी वैल्यू जो है वो भी ऐड हो गई है, 20 + 30 हमारे बैग की वैल्यू हो गई है 50। इसी तरह अगर हमने 3 आइटम्स डाल लिए 1 2 3, तो ये हमारे वेट बन गया है 2 और 5 7 और 10 17 हमारे बैग का वेट बन गया है। अब ये हमारे टोटल वेट से ज़्यादा हो गया है, इसलिए ये सोल्यूशन 1 2 3 का डालने वाले जो सोल्यूशन है ये फिजिबल नहीं है। इसी तरह अगर हम 1 3 4 डाल लेते हैं तो 1 है 2 और 10 12 और 5, अगेन ये 17 बन रहा है, तो ये भी फिजिबल नहीं है। 2 3 4 को डाल लेते हैं तो 20 बन रहा है, फिजिबल नहीं है। और अगर सारे डाल लेते हैं तो मैंने शुरू में बताया कि वो भी फिजिबल नहीं है, 22 बन रहा है। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई। उस प्रॉब्लम से हमने देखा कि कौन कौन से सोल्यूशन फिजिबल है, इंक्लूडिंग खाली बैग वो भी फिजिबल है, और कौन कौन से सोल्यूशंस जो हैं वो फिजिबल नहीं है। जो फिजिबल नहीं है, जो हमारी लिमिट से ज़्यादा हो रहे हैं, वो उनको तो आप निकाल दें, बाकी बच गए जो फिजिबल हैं। अब जो फिजिबल हैं उनमें से हमने देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कहाँ पे आई है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है ये 80 पे। अगर आप अपने बैग में आइटम नंबर 2 और आइटम नंबर 3 को डाल देते हैं तो ये आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। ये सबसे वैल्यूएबल आइटम्स ये हैं कि हम अपने बैग को जो है बजाय इसके कि हम उसमें 3 आइटम डालते हैं 1 2 4, उसकी वैल्यू कम है। आइटम्स तो 3 उठा लिए आपने लेकिन वैल्यू कम है।
और ठीक है वज़न भी कम है लेकिन वैल्यू भी कम है। 2 3 को अगर आप डाल रहे हैं तो यहाँ पे वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगेन वज़न ज़्यादा कम की बात नहीं है, ये विद इन द अलाउड लिमिट है तो ठीक है, विद इन द अलाउड लिमिट है। मेन चीज़ है वैल्यू, हमने वैल्यू को देखना है। वेट विद इन द अलाउड लिमिट होना चाहिए लेकिन वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो वैल्यू जो है इन दिस केस इज़ 80 और यहाँ पे 60 है, इसलिए अगर हम आइटम नंबर 2 और 3 को डाल देते हैं तो दिस इज़ दी ऑप्टिमम सोल्यूशन। हमारे पास प्रॉब्लम आई, वहाँ से हमने फिजिबल नॉट फिजिबल को अलग अलग किया और उसमें से फिर हमने जिसकी हाईएस्ट वैल्यू थी उसको हमने सेलेक्ट किया। तो ये हमने एक ब्रूट फोर्स अप्रोच के ज़रिए नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। इसका हम एल्गोरिदम देख लें तो एल्गोरिदम के अंदर हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो हमारे पास n आइटम्स दिए गए हैं उनके सबसेट्स बनाने हैं। फिर हमने हर एक सबसेट के जो वेट है और उसकी वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है और फिर उसमें से हमने निकालना है कि जो हमारे पास आंसर आए हैं उनमें से फिजिबल कौन सा है, नॉट फिजिबल कौन सा है। जाहिर है कि जो जिनका वेट W से कम या इक्वल होगा वो फिजिबल कंसिडर किए जाएंगे और जिनका वेट जो है वो W जो मैक्सिमम लिमिट है हमारी उससे एक्सीड कर जाएगा वो नॉट फिजिबल हो जाएंगे, उनको तो हम निकाल ही देंगे बाहर। और फिर जो है वो हम कंपेयर करेंगे जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स आ गए हैं कि इनमें से टोटल वैल्यू किसकी ज़्यादा है। तो जिसकी टोटल वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी हम उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ ये तो हमने एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लिया यूजिंग दी ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब काम हमारा क्या रह गया है, अब हमने इसका एनालिसिस करना है। तो अगेन एनालिसिस आप सोचें कि किस किस्म का एनालिसिस है। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है वो सबसेट्स बनाने में लग रहा है। 2 की पावर n हमने सबसेट्स बनाने हैं। जब हमें अगर n इनपुट्स की एक लिस्ट दी जाएगी तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी बिग O ऑफ 2 की पावर n और फिर उसके बाद जो है वो हमने वेट्स को कैलकुलेट करना है और वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद जो है हमने वेट्स का कंपैरिजन करना है साथ साथ कि वो टोटल लिमिट से मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड तो नहीं कर रहा और फिर उसमें से हमने बेस्ट को सिलेक्ट करना है। इन तमाम कामों के अंदर जो सबसे ज़्यादा हमारे पास कम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास ये आ रही है बिग O ऑफ n। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि ब्रूट फोर्स अप्रोच होती क्या है। ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है वो एक एग्जॉस्टिव तरीका है जिसमें आप तमाम के तमाम ऑप्शंस को चेक करते हैं और उसके अंदर फिर हमने उसके लिए 3 एग्जांपल्स देखी, 3 प्रॉब्लम्स देखे बेसिकली कि जहाँ पर हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच को अप्लाई किया। अगर एक नंबर को हम चेक करना चाह रहे हैं कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, वहाँ पे हमने ब्रूट फोर्स का सलूशन निकाला। और फिर हमने एक और प्रॉब्लम देखा जिसके अंदर हम नंबर्स को सॉर्ट करना चाह रहे थे, वहाँ पे हमने ब्रूट फोर्स को अप्लाई किया। और फिर हमने नैपसैक प्रॉब्लम के अंदर ब्रूट फोर्स को अप्लाई किया। जो हमारा पहला प्रॉब्लम था उसके अंदर हमने जो प्राइम नंबर फाइंड करना था उसके बहुत ही ब्रूट फोर्स अप्रोच को याद रखें हमने यूज़ किया और हमने कोई और अप्रोच यूज़ नहीं की। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के और भी अप्रोचेस हैं, लेकिन हम जो हैं आज के लेक्चर में हमने फोकस किया है कि ब्रूट फोर्स को हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो ऑल पॉसिबल ऑप्शंस हैं हम उनको ट्राई करना चाह रहे थे। तो उसके लिए फिर हमने बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम लिखा जिसमें हमने देखा कि हम अगर एक नंबर को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हमने उसको उसके नीचे जितने भी नंबर से सबसे डिवाइड करके देखा कि अगर डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नहीं होगा, अगर नहीं हो रहा तो प्राइम होगा। फिर उसमें हमने थोड़ी सी
अकल का इस्तेमाल किया और हमने कहा कि सारे नंबरों से किस लिए डिवाइड करते हैं, आधे नंबरों से डिवाइड कर लेते हैं। अगर आधे नंबरों से डिवाइड होना हुआ तो इसका मतलब ये है कि बाकी आधों से भी डिवाइड हो जाएगा, वह प्राइम तो नहीं होगा। किसी एक से भी डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं होगा। लेकिन अगर आधे नंबरों तक वो डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो बाकी आधों से भी डिवाइड नहीं होगा। 100 की एग्जांपल हमने ली तो हमने कहा कि 1 से 50 तक अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो बाकी आगे भी किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होगा। फिर हमने इसको और मैथमेटिकली थोड़ा और इम्प्रूव किया और हमने प्रोडक्ट्स की शक्ल में देखा कि अगर एक नंबर के अंडर रूट हम ले लेते हैं और वो अंडर रूट का जो आंसर आ रहा है उस नंबर तक हम सिर्फ डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये उस इन नंबरों पे डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर तो ये प्राइम नहीं है, और अगर एक नंबर अपने अंडर रूट का जो आंसर आ रहा है उससे कम में अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि वो आगे भी डिवाइड नहीं होगा। तो विद द यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स हमने अपने एल्गोरिदम को इम्प्रूव किया और उसके अंदर हमने कंपैरिजन करके देखा। आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप पाइथन के अंदर या C++, जावा, जो भी लैंग्वेज आपको आती है, हमने शुरू में जो 3 एल्गोरिदम्स पढ़े हैं उन एल्गोरिदम्स को आप कोड करें, कोडिंग करके आप उनको रन करें फॉर अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ n। मिसाल के तौर पे आप n की वैल्यू 1 मिलियन ले लें या 10 मिलियन ले लें, 1 बिलियन ले लें, आप वहाँ पे इंटर करें। 2 वैल्यूज़ ले लें, एक आप ले लें सपोज़ 10,000 और दूसरी आप ले लें 1 मिलियन और फिर रन करके देखें। हालांकि हमारा ये कोर्स जो है वो हार्डवेयर से रिलेटेड नहीं है और मैंने आपको बता चुका हूँ कि एक प्रोग्राम को जब आप इस तरीके से रन करते हैं हार्डवेयर के ऊपर तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, हार्डवेयर के फैक्टर्स आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फैक्टर आ जाते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं आपको ये एक्सरसाइज इसलिए कराना चाह रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो आपने ये करना है कि इन 3 एल्गोरिदम्स को आपने कोड करना है किसी भी लैंग्वेज में जो आपको आती है, C++, जावा, पाइथन, और फिर आप ज़रा देखें कि कितना टाइम ले रहे हैं। मतलब n की वैल्यू आप एक दफ़ा 10,000 दे दें, दूसरी दफ़ा 1 बिलियन दे दें, तो देखें कि कितना टाइम कंज्यूम होता है। तीनों एल्गोरिदम्स को आप बेशक घड़ी का टाइम में नोट कर लेंगे कितने सेकंड्स लग रहे हैं। ऐसी एक रफ़ ये फ़न एक्टिविटी के तौर पे आप इसको यूज़ कर लें, एक रफ़ एस्टिमेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर हमने सॉर्टिंग का प्रॉब्लम देखा और सॉर्टिंग में मैंने आपको बताया है कि सॉर्टिंग के बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं और ये कोर्स जो है इन एल्गोरिदम्स के बारे में नहीं है। ये एल्गोरिदम्स आप डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो वहाँ पर इन एल्गोरिदम्स को डिटेल में पढ़ाया जाता है। अगर नहीं भी आपको भूल गए हैं तो आप उनको रिकॉल भी कर लें और आपको कई टेक्स्ट में आपको उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मिल जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि बबल सॉर्ट के लिए बिग O ऑफ n स्क्वायर है, तो इस तरह से आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी मिल जाएंगी। अब आपको आइडिया भी हो गया होगा कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो उन एल्गोरिदम्स का हमारे इस आज के लेक्चर में हमारा फोकस जो था वो ब्रूट फोर्स के ऊपर था, तो हमने इसलिए एल्गोरिदम्स की तरफ हम नहीं गए। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास एक और प्रॉब्लम आ गया, नैपसैक का प्रॉब्लम, तो उसमें भी हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच को यूज़ किया। ये सॉर्टिंग का प्रॉब्लम और नैपसैक का प्रॉब्लम हम अगली लेक्चर्स के अंदर भी देखते रहेंगे। हमारा आपको आइडिया समझ आ गया होगा कि हम अप्रोचेस देख रहे हैं कि हाउ टू डिज़ाइन एल्गोरिदम्स। आज हमने सिर्फ डिज़ाइनिंग ऑफ एल्गोरिदम्स देखा, हमने एफिशिएंसी की कोई बात नहीं की, और ब्रूट फोर्स अप्रोच है ही इसी से रिलेटेड कि वो डिज़ाइन और उसका सलूशन तो उसने दिया है लेकिन एफिशिएंसी को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया। इसीलिए आपने देखा कि हमारे तीनों प्रॉब्लम्स का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी बहुत ज़्यादा आ रही थी। ख़ास तौर पे अगर आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये एक्सपोनेंशियल आ रही है। तो इस वजह से फिर हमने देखा कि n फैक्टोरियल और 2 की पावर n और काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रूट फोर्स के साथ
की बजाय हमें फिर और अप्रोचेस यूज़ करनी पड़ेंगी। वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। डिवाइड एंड कॉन्कर है, डायनामिक प्रोग्रामिंग है, रिकर्जन है। तो ये हम आगे चल के इंशाल्लाह इन अप्रोचेस को इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे।